सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ कमोद, यू आर वाचिंग माय चैनल केडी कॉमर्स एकेडमी। और आज हम पढ़ने वाले हैं रिसर्च एप्टीट्यूड का बहुत ही फेमस टॉपिक, जो कि है एथिक्स के बारे में, एआई टूल्स के बारे में, टूल्स को कैसे यूज़ करते हैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ओके, सो आज का अपना एजेंडा जो है वो क्या है? रिसर्च एथिक्स, एआई टूल्स जो कि एथिक्स में यूज़ कर सकते हैं हम लोग, जो अलाउड है। डेटा एनालिसिस के कौन कौन से जो टूल्स है उनकी बात करेंगे, सॉफ्टवेयर्स की बात करेंगे। ओके, तो चलिए चलते हैं। ओके, सो बाय द वे, वीडियोस कैसी लग रही है आप बताइएगा मेरे को। मैं काफ़ी वीडियोस बना रहा हूँ अपनी साइड से, कुछ कमी वगैरह हो तो कमेंट में बता सकते हैं आप। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, सो बात करते हैं कि एथिक्स क्या होता है। एथिक्स एक बहुत सिंपल सा कॉमन सा वर्ड है यार। एथिक्स, मोरालिटी, जेन्युइनिटी, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, ईमानदारी। अगर आप रिसर्च कर रहे हो तो ईमानदारी से करो, कुछ बेईमानी मत करो, किसी का डेटा कॉपी पेस्ट मत करो, फर्जी तरीके के कोई सैंपल्स क्रिएट मत करो। ये सारे काम नहीं करने, इसी को हम एथिक्स कहते हैं। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप बोलेंगे इतना सिंपल था, जो आपने बता दिया तो समझ में आ ही गया होगा, तो इतनी बड़ी स्लाइड, ये 10 स्लाइड्स क्यों लेकर के बैठे हो? एक्चुअली में इसमें क्या है, काफ़ी सारी बहुत बारीकियाँ हैं जो एग्जाम्स में पूछी जाती है। देखो, एग्जाम्स में थोड़ी बोलेंगे व्हाट इज एथिक्स और 4 ऑप्शन दे देंगे। उसमें और बारीकियाँ हैं, चीज़ें हैं, उनके बारे में वन बाय वन पढ़ने वाले हैं। तो आई होप कि एथिक्स का मीनिंग आपको क्लियर हो गया होगा कि रिसर्च करनी है लेकिन ईमानदारी से करनी है, बेईमानी बिल्कुल भी नहीं करनी है। दिस इज द मीनिंग ऑफ एथिक्स। ओके, तो चलिए चलते हैं। मीनिंग क्या है इसका? रिसर्च एथिक्स मीन्स डूइंग रिसर्च ऑनेस्टली, रिस्पॉन्सिबली एंड मोरली। सही होनी चाहिए। इन सिंपल वर्ड्स, डू नॉट चीट, हार्म, मिसलीड वाइल डूइंग रिसर्च। किसी को चीट नहीं करना है, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना है, मिसलीड नहीं करना है, अपनी साइड से डेटा ऐड नहीं करना है, किसी की बदनामी नहीं करनी है। जिससे डेटा लिया जा रहा है उसको पहले इन्फॉर्म कर देना है, उसे इन्फॉर्म कंसेंट लेना है। ओके, रियल लाइफ एग्जांपल क्या है? जैसे एग्जाम में हम चीट तो कर लेते हैं, चीटिंग कर लेते हैं, पास तो जाते हैं, लेकिन वो अनएथिकल नहीं, अनएथिकल है, एथिकल नहीं है। ओके, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। हमारी नेक्स्ट स्लाइड क्या कहती है? नेक्स्ट स्लाइड है हमारी वाई रिसर्च एथिक्स इज इंपॉर्टेंट। कुछ खास नहीं है, बड़ी बेसिक सी बातें। प्रोटेक्ट्स रिसर्चर्स पार्टिसिपेंट, एंश्योर ट्रस्टवर्दीनेस रिजल्ट में, मेंटेन करती है एकेडमिक क्रेडिबिलिटी को, प्रिवेंट करती है मिसयूज ऑफ रिसर्च को। इसका एग्जांपल क्या है? एक मेडिकल ट्रायल जब बिना कंसेंट के कर लिया गया तो क्या उससे लोगों को हार्म भी तो हो सकता था। एक इन सिंपल वर्ड्स, एक दवाई है, नए नए पेशेंट आ रहे हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में और उनको बताया नहीं जा रहा कि ये जो दवाई है ना, इसमें हम ये हमारी टेस्टिंग पे है, इसको फाइनल रिजल्ट नहीं आया, सीधे सीधे हम क्या करते हैं, उनको दवाई दे दे रहे हैं और फिर उनके जो साइड इफेक्ट्स देख रहे हैं। लेकिन ये गलत है ना, उनको बता दो एटलीस्ट। क्योंकि अगर आप बता दोगे तो कुछ कल को कोई साइड इफेक्ट सिम्टम्स आएंगे तो एटलीस्ट वो अपनी साइड से बताएंगे तो सही कि ऐसा ऐसा हुआ है, कुछ प्रॉब्लम वाली बात तो नहीं है। ठीक है, तो ऐसा काम नहीं करना है बिना बताए कि भाई ये दवाई ट्रायल बेसिस पे है, किसी पेशेंट को नहीं देनी है। ये इसका एक एग्जाम्पल है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ओके, सो नेक्स्ट स्लाइड हमारी हो गई एथिकल प्रिंसिपल्स इन रिसर्च। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आजकल पूछा जा रहा है। उसमें जो वर्ड्स हैं इनका मीनिंग आ जाता है कई बार घुमा फिरा करके। ओके, तो इसके की प्रिंसिपल्स क्या है और कीवर्ड्स का बहुत ध्यान रखना है। ठीक है, कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑनेस्टी, नो फेक डेटा, कोई फेक डेटा नहीं होना चाहिए। ऑब्जेक्टिविटी, नो पर्सनल बायस। पर्सनल बायस का मतलब क्या होता है कि मैं चाहता हूं कि ऐसी मेरी जो रिसर्च है उसमें रिजल्ट ऐसा आए कि लोग ये बोलें कि हम सरकार से खुश हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने जो सैंपल्स कलेक्ट किए उन सैंपल्स में 100 सैंपल्स में फॉर एग्जांपल मैंने उन 50 लोगों का डेटा ही डिलीट कर दिया जिन्होंने सरकार की बुराई करी थी। मैंने उन्हीं 50 लोगों का डेटा रखा जिसमें से 30 तो बहुत ज़्यादा खुश थे और 20 लोग एवरेज बेसिस पे थे। और इस तरीके से मैंने अपने रिसर्च में दिखा दिया कि देखो जी, एक स्टडी हुई है दिल्ली में और दिल्ली की सरकार से दिल्ली के लोग खुश हैं। और ये जस्ट एक एग्जाम्पल है, इसको आप पर्सनली मत लीजिएगा प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है। हम पढ़ेंगे, पॉलिटिक्स की बात बहुत कम करेंगे क्योंकि इकोनॉमिक्स की क्लास नहीं है। हाँ, इकोनॉमिक्स कॉमर्स में कभी कभी सरकारों की बात हो जाती है। ओके, क्योंकि उनकी पॉलिसीज बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉलिसीज के बारे में पढ़ते हैं हम कॉमर्स में और इकोनॉमिक्स में। ओके, इंटेग्रिटी क्या है? फॉलो प्रोमिसेस जो हमने किए हैं। कॉन्फिडेंशियलिटी बना के रखनी है, जिसका डेटा है उसको बता देना है और उसको ये बताना है कि जो आप डेटा दे रहे हो ये एकेडमिक पर्पस के लिए यूज होगा, आपको कोई पर्सनल जानकारी किसी और से शेयर नहीं की जाएगी। ओके, रिस्पेक्ट फॉर आईपी, गिव क्रेडिट। जिसका ओरिजिनल काम है उसका क्रेडिट देना बहुत जरूरी है, जिसकी ओरिजिनल रिसर्च है। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है? नॉट चेंजिंग द सर्वे रिस्पॉन्सेज टू लुक गुड। सर्वे के रिस्पॉन्सेज को चेंज नहीं करना है ताकि रिजल्ट बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया बढ़िया आ जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ओके, सो रिसर्च इंटेग्रिटी क्या होती है, ध्यान से देखना बिल्कुल।
इसका मतलब है रिसर्च इंटेग्रिटी मींस डूइंग रिसर्च करेक्टली एट एवरी स्टेज, हर स्टेज पर सही तरीके से ईमानदारी से रिसर्च होनी चाहिए, बेईमानी नहीं होनी चाहिए। सिंपल लाइन फॉर मेमोरी, एथिक्स इज अबाउट रूल्स, इंटेग्रिटी इज अबाउट बिहेवियर। आपका बिहेवियर बहुत मैटर करता है, बिहेवियर ठीक रहना चाहिए, बेईमानी नहीं होनी चाहिए रिसर्च करने के दौरान। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, सबमिटिंग ओरिजिनल वर्क इवन इफ नोबडी चेक्स। अगर आपका जो भी रिजल्ट आया है रिसर्च में, उसको वही एज इट इज सबमिट करो, अपनी साइड से खुद क्रिएट मत करो, अच्छा दिखने के लिए, बढ़िया बढ़िया काम दिखाने के लिए। ओके, आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड हमारी यहां पर आ चुकी है। रिसर्च मिसकंडक्ट, सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे, और गारंटीड क्वेश्चन आएगा, लिख के दे रहा हूं मैं, गारंटीड, ध्यान रखना। टाइप्स ऑफ मिसकंडक्ट, ठीक है। पहला है फैब्रिकेशन। फैब्रिकेशन का मतलब क्या होता है, मेकिंग अप डेटा। मेकिंग अप डेटा, सिंपल सी बात क्या है, आपने कोई डेटा वेटा कलेक्ट नहीं किया, अपनी खुद की साइड से एक फर्जी डेटा बना करके तैयार कर दिया, अपनी खुद की साइड से फर्जी ईमेल एड्रेस से बहुत सारे गूगल फॉर्म भर दिए, बहुत सारे सर्वे भर दिए अपनी खुद की साइड से, डेटा वेटा कुछ है नहीं, अपनी साइड से खुद की साइड से डेटा आपने क्रिएट कर लिया, इसे कहते हैं फैब्रिकेशन। ध्यान रखना, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इनमें से क्वेश्चन आएगा, गारंटी दे रहा हूं, गारंटी, ध्यान रखना। ओके, फॉल्सिफिकेशन क्या होता है, मैनिपुलेटिंग द डेटा, टेकिंग आउट द मीनिंग एज पर योर कन्वीनियंस। मैंने क्या कहा था, मैंने एक सरकार से, मैंने दिल्ली में 100 सैंपल्स कलेक्ट किए, और मुझे उन सैंपल्स को रीड करके पता लगा कि 50 लोगों ने कहा है, 50% लोगों ने कहा है दैट वी आर नॉट सेटिस्फाइड फ्रॉम द गवर्नमेंट, 20% ने कहा है ठीक ठाक है, 30% का गवर्नमेंट बहुत अच्छी है। तो मैंने, अब देखो, मान लो सरकार ने मेरे को पैसा दिया है इस रिसर्च को करने के लिए, और मेरे को अपनी ईमानदारी उनसे दिखानी है, बेईमानी में ईमानदारी दिखानी है, मतलब मान लो घूस ले रखी है, पैसा ले रखा है, और मुझे दिखाना है कि भाई सरकार के सामने मैं ईमानदार हूं, तो उस केस में मैं क्या करूंगा, जो 50% लोग कह रहे हैं कि भाई डेटा सही नहीं है, सरकार सही नहीं है, मैंने उनका डेटा डिलीट कर दिया, भग यहाँ से तेरी, तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। और कौन सा डेटा प्रेजेंट कर दिया, ये 20 + 30% वाला, और सरकार का क्या रिजल्ट आया कि 60% पीपल आर सेटिस्फाइड फ्रॉम द गवर्नमेंट। इसे कहते हैं फॉल्सिफिकेशन। क्या कहते हैं इसे, फॉल्सिफिकेशन, अपने खुद के हिसाब से डेटा से मीनिंग निकालना। प्लेगियरिज्म बहुत कॉमन वर्ड है, सिंपल सा मतलब है दूसरे का काम एज इट इज उठाओ और कॉपी पेस्ट कर दो, ठीक है, किसी भी दूसरे का काम उठाओ और एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दो। इसमें मुझे एक मूवी का एग्जांपल याद आ गया। मूवी का नाम है, अक्षय की है और जॉन अब्राहम की, मूवी का नाम है गरम मसाला। उस मूवी में क्या हुआ मुझे अच्छी तरीके से याद है, वो दोनों किसी मीडिया कंपनी में काम करते होते हैं, अक्षय कुमार और दूसरा जो है हमारा जो है जॉन अब्राहम। तो जॉन अब्राहम क्या करता है, कंपटीशन होने वाला होता है, तो जॉन अब्राहम ना एक फोटोग्राफर के पास जाता है और कहता है सर मेरे को ऐसी फोटो दिखाओ जो सबसे बेस्ट हो आपकी आज तक की, और आपने कहीं पर भी इसको पब्लिश या प्रिंट या किसी को नहीं दिया हो। तो फोटोग्राफर एक फोटो निकालता है बढ़िया सी और उसको दे देता है, वो उसे फोटो खरीद लेता है और वो मीडिया एजेंसी जाकर के दिखाता है कि फोटो मैंने खींची है, उसे बेस्ट फोटोग्राफर, ये पता नहीं बेस्ट कैमरामैन का अवार्ड मिल जाता है। देखो, तो यहां पर जो उसने किया है वो एक्चुअली में क्या है, प्लेगियरिज्म। सिंपल वर्ड, दूसरे का काम उठाया और अपने नाम से पेस्ट कर दिया, चिपका दिया, बेच दिया, दैट इज कॉल्ड प्लेगियरिज्म। नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी ध्यान रखना चीज का। कितना कितना परसेंट एक्सेप्टेड है, 10%, 40%, 60%, आगे टेबल आएगी, टेबल में समझाऊंगा कितना एक्सेप्टेड है, कितना ठीक ठाक चल जाता है, कितना बिल्कुल नहीं जाता और कितना बहुत खतरनाक है, उसकी बात करेंगे आगे, टेबल आएगी। क्रिएटिंग अ फेक सर्वे, रिस्पॉन्सेज, फैब्रिकेशन, ठीक है, ये इसका एग्जांपल है। आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। नेक्स्ट स्लाइड पे हम आ गए हैं। नेक्स्ट स्लाइड है व्हाट इज प्लेगियरिज्म। आपको जैसा कि बताया मैंने, दूसरे का काम उठाओ और कॉपी पेस्ट कर दो, चिपका दो, यूजिंग समवन एल्स वर्क विदाउट प्रॉपर एक्नॉलेजमेंट, बिना उसको बताया भी नहीं। जॉन अब्राहम ने उस बुजुर्ग आदमी का नाम भी लिया, उसको बताया भी नहीं कि ये जो रिसर्च है ये उसकी है या ये फोटो जो है उसकी है, कुछ बताया भी नहीं, अपने नाम से पब्लिश करवा लिया और बेस्ट फोटोग्राफर या बेस्ट कैमरामैन का अवार्ड ले गया, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, कॉपिंग अ पैराग्राफ फ्रॉम अ बुक विदाउट साइटेशन। साइटेशन मतलब क्या होता है, जैसे किसी बुक ने कहा, फॉर एग्जाम्पल गांधी जी वॉज ऑनेस्ट पर्सन, फॉर एग्जाम्पल किसी ने लाइन बोली है, किसी ऑलरेडी बुक ने बोली हुई है, आपको ये सेम लाइन यूज करनी है, आपको कोटेशन मार्क लगाना है और यहां पर कॉमा लगा के लिखना है। फॉर एग्जाम्पल बुक का नाम है ABCD और ये पब्लिश हुई है 2000 में, मान लो 2000 में, ठीक है। इस तरीके से आपको कहते हैं प्रॉपर साइटेशन देना, साइट करना, बताना कि ये जो मैं चीज है लिख रहा हूँ कोटेशन मार्क के अंदर, ये इस बुक में इस बंदे के द्वारा कही गई है, दिस इज द मीनिंग ऑफ साइटेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर कॉपी कर भी रहे हो, क्योंकि देखो अगर मैं बोलूं कि
एक ऐसी रिसर्च हुई है जो कभी नहीं हुई, पहली बार दुनिया में हो रही है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। कुछ भी जो आज हो रहा है, कुछ भी जो आज हो रहा है, सब कुछ पास्ट पे कुछ ना कुछ पे बेस्ड है। रिसर्च में बस करते ही हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम दिल्ली की पॉपुलेशन के बारे में स्टडी कर रहे थे कि दिल्ली में कितने लोग कार इस्तेमाल करते हैं, ये एक स्टडी हो गई। फिर हमने कहा इस स्टडी में कोई पता लगा लोग इतने लोग कार इस्तेमाल करते हैं इतनी, और हर कार में एक ही इंसान बैठा होता है, बाकी पूरी सीटें खाली होती है, पोल्यूशन होता है, ट्रैफिक होता है। फिर अब क्या है कि हमने ये स्टडी हो गई, तो हमने कहा कि चलो अब इसी बात करते हैं कि कितने लोगों के घर में जो है माइक्रोवेव है। देखो इंडियन कुकिंग में माइक्रोवेव का कोई ऐसा कोई खास काम है नहीं, लेकिन लोगों ने शौक के लिए खरीद रखा है, जैसे हमें ही मिल गया था गिफ्ट में, हमने रख रखा है वो। तो माइक्रोवेव है, उसको जबरदस्ती इस्तेमाल करने के चक्कर में फर्जी फालतू की डिशेस बनाई जाती है। तो इसकी अब हम इसकी स्टडी कर रहे हैं कि कितने लोग घर में माइक्रोवेव है और कितने लोग जेन्युइनली उसे प्रॉपर तरीके से यूज करते हैं और कौन कौन से डिशेस बनाते हैं, ये जानने के लिए कि माइक्रोवेव इंडियन सिटीजन के लिए सूटेबल है भी कि नहीं, ये वेस्ट ऑफ मनी तो नहीं है। तो पहले हमने गाड़ी का एग्जाम्पल लिया, फिर हमने माइक्रोवेव का एग्जाम्पल लिया। स्टडी तो ऑलमोस्ट सेम हो गई ना, क्योंकि गाड़ी भी एक अमीर आदमी के पास में है, माइक्रोवेव भी एक अमीर आदमी के पास में, या मिडिल क्लास आदमी के पास में। गरीब आदमी के पास माइक्रोवेव होता नहीं है, गरीब आदमी के पास गाड़ी तो होती नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ ना कुछ चीजें चेंज की जाती हैं, देन रिसर्च की जाती है। ठीक है, रिसर्च में कोई बोलेगा बिल्कुल ही नई बात लेकर के आ रहा हूँ, कोई बोलेगा मैं ये स्टडी कर रहा हूँ कि पंखे कैसे काम करते हैं, ये कोई बोलेगा ये मार्कर कैसे काम करता है, बोर्ड कैसे काम करता है, ये कोई नई स्टडी है ही नहीं। ऐसी कोई नई स्टडी इस दुनिया में नहीं है। जितनी भी स्टडी हो रही है वो प्रीवियस प्रायर स्टडीज पे ही बेस्ड होती है, इस बात का ध्यान रखना। जब खुद पीएचडी करोगे तो आपको बहुत अच्छी तरीके से पता लगेगा। कोई ना कोई मॉडरेटर मीडिएटर चेंज किया जाता है और स्टडी या पेपर बनाकर पब्लिश कर दिया जाता है। ठीक है, तो चलो आगे बात करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इस वाली बातों पे। ठीक है, तो आई होप आपको सभी को क्लियर हो गया होगा प्लैगियरिज्म क्या होता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, टाइप्स ऑफ प्लैगियरिज्म। सॉरी, टाइप्स ऑफ, वन सेकेंड, प्लैगियरिज्म, प्लैगियरिज्म हो गया, टाइप्स ऑफ प्लैगियरिज्म। ठीक है, यूजीसी का फेवरेट टॉपिक है, यूजीसी लव्स दिस। डायरेक्ट प्लैगियरिज्म, कॉपी पेस्ट करना, एज इट इज किसी का काम उठाया एज इट इज पेस्ट कर दिया, ऐसे कहते हैं डायरेक्ट प्लैगियरिज्म। सेल्फ प्लैगियरिज्म, ये नई टर्म है, ये जो पीएचडी नहीं कर रहे उनके लिए बिल्कुल नई टर्म है। इस टर्म का मतलब क्या है, मैंने एक रिसर्च पेपर लिखा, मैंने दूसरा रिसर्च पेपर लिखा, मैं तीसरा रिसर्च पेपर लिखा, मैं तीनों को जोड़ करके अपनी थीसिस लिख करके बना करके सबमिट कर दी, अपना खुद का काम कॉपी पेस्ट कर दिया। दिस इज कॉल्ड सेल्फ प्लैगियरिज्म। होता है ये, सुनने में ऐसा लग रहा है कि ऐसा थोड़ी होता होगा, लेकिन हाँ होता है ये। अगला क्या है, मोज़ेक प्लैगियरिज्म। इसमें क्या होता है, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था कि एक बुक में लिखा हुआ है गांधी जी वॉज ऑनेस्ट मैन, ये बात ऑलरेडी किसी बुक में लिखी हुई थी। मैंने कहा, फिर मैंने इस बात को ना उठाया, मैंने कहा किसी और को साइटेशन क्यों देना, किसी को क्रेडिट क्यों देना, किसी और का लिखा हुआ काम बस ऐसे चोरी कर लो। तो ऐसे लिख दिया, पीपल बिलीव्ड, क्या लिख दिया, पीपल बिलीव्ड दैट गांधी जी वॉज गुड मैन। मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे बस आगे एक वर्ड ऐड कर दिया, जैसे सन राइजेस फ्रॉम ईस्ट, सूर्य ईस्ट साइड से उगता है, पूर्व दिशा से उगता है। और ये पहले से किसी ने बोला हो, मैंने कहा, मैंने अपनी साइड से उसको क्या कर दिया, मोज़ेक प्लैगियरिज्म में मैं क्या करूंगा, सन राइजेस फ्रॉम ईस्ट डायरेक्शन एंड सेट्स एट वेस्ट डायरेक्शन, उगता है ईस्ट से और सेट होता है वेस्ट साइड से, और डायरेक्शन वर्ड अपनी साइड से ऐड कर दिया। इसे बोलते हैं मोज़ेक प्लैगियरिज्म। जब भी अगर आप ऐसा कर रहे हो, थोड़ा मोड़ा चेंज कर रहे हो, तो जिसका ओरिजिनल वर्क है उसका नाम जरूर मेंशन कर दो, और ये जो बात कह रहे हो उसको कोटेशन मार्क के अंदर डाल दो, आगे उसका नाम लिख दो, ईयर लिख दो, पब्लिकेशन बुक का नाम लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई प्लैगियरिज्म नहीं आएगा, लेकिन लोग ऐसे करते नहीं है। ओके, आगे बात करते हैं पैराफ्रेजिंग प्लैगियरिज्म। ये बहुत सिंपल है यार, किसी की बात को घुमा फिरा करके दूसरे तरीके से लिख दो। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अगर साइड कर दोगे ना मोज़ेक प्लैगियरिज्म तो नहीं आएगा, यहाँ पर अगर साइड कर भी दोगे तो भी प्लैगियरिज्म में आ जाएगा, क्योंकि आप अपनी साइड से कुछ और ऐड कर ही नहीं रहे हो, वो सब एज इट इज उठा करके कॉपी पेस्ट कर दे रहे हो। ठीक है, इसे बोलेंगे पैराफ्रेजिंग, भाई बात को घुमा फिरा करके दोबारा से लिख देना। इसका एग्जांपल क्या हो गया, चेंजिंग अ फ्यू वर्ड्स बट कीपिंग द सेम आइडिया, प्लैगियरिज्म। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड हो गई, हाउ टू अवॉइड प्लैगियरिज्म, कैसे अवॉइड कर सकते हैं। प्रॉपर साइटेशन, मैंने कहा ना कोटेशन मार्क में लिखो, कॉमा लगाओ, उसका नाम लिख दो, ईयर लिख दो। ठीक है, इस तरीके से। दूसरा क्या है, कोटेशन मार्क लगाओ। तीसरा क्या है, करेक्ट पैराफ्रेजिंग करो, एज इट इज उसके वर्ड्स को उठाओ और सही तरीके से पैराफ्रेज कर दो। यूज रेफरेंस, रेफरेंस दो, नाम लिखो, जिसकी बुक से वो आइडिया उठाया उसका नाम बताओ।
एग्जाम्पल क्या है, राइटिंग आइडिया इन योर ओन वर्ड्स प्लस साइटिंग ऑथर, जिसका ओरिजिनल काम है उस ऑथर का भी नाम वहां पे लिख दो कि भैया ये काम मैंने इस वाले ऑथर से लिया है, इस रिसर्च पेपर से लिया है या इसकी थीसिस से लिया है। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। प्लेगरिज्म डिटेक्शन टूल्स कौन कौन से होते हैं, बहुत कॉमन है। अच्छा, इससे क्वेश्चन आ रखा है, मेरे को अच्छी तरीके से याद है, इससे क्वेश्चन आ रखा है कई बार। एक टर्नटिन होता है, टर्नटिन, दूसरा क्या है ऑथेंटिकेट, तीसरा क्या है ओरकुंड, और पहले ये ओरिजिनल के नाम से था, अब ये ओरकुंड हो गया है, ठीक है, ओरिजिनल भी कहते हैं इसे, ओरिजिनल, अब ये ओरकुंड हो गया है। ये कौन से टूल्स हैं जिन पे हम अपना पेपर अपलोड करेंगे, थीसिस अपलोड करेंगे और सिमिलरिटी लेवल निकालेंगे। सिमिलरिटी लेवल का मतलब कि हमारा जो काम है वो बाकियों से कितना मैच करता है, ठीक है, परसेंटेज में आता है जो रिजल्ट आता है। चेक सिमिलरिटी नॉट ओरिजिनलिटी, ये काम सिमिलरिटी चेक करता है कि भाई ये जो पेपर आपने या जो भी आपने लिखा है, जो भी आपने काम किया है, बाकियों से कितना मैच करता है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। जाहिर सी बात है अगर सिमिलरिटी लेवल कम आया, अगर आपका सिमिलरिटी लेवल आया 2%, तो यानी आपका 98% ओरिजिनल काम है, चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जितना सिमिलरिटी लेवल डाउन आएगा उतना ओरिजिनल काम अप हो जाएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब ये ध्यान से देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो ध्यान से। अगर आपका प्लेगरिज्म जो आपने पेपर लिखा है अप टू 10% है, 1%, 2%, 3%, 5%, 10% तक है, तो एक्सेप्टेड है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि आप कुछ भी, आप ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आपने पूरी थीसिस लिख दी और उसमें एक भी लाइन किसी और की नहीं थी या कुछ भी किसी और का नहीं था। देखो थीसिस जो होती है ना, ये 80,000 1 लाख वर्ड्स की प्रॉपर एक बुक होती है जो लिखनी पड़ती है, उसमें बोलो कि सब कुछ मेरा ओरिजिनल है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो अप टू 10% तो दुनिया मानती है, इसलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्लेगरिज्म अगर 10 से लेकर 40% है, तो भैया जो आपकी थीसिस उसको विड्रॉल किया जाएगा, मैन्युस्क्रिप्ट को विड्रॉल किया जाएगा, जो रिसर्च पेपर होता है, ठीक है, और आपको बैन कर दिया जाएगा पब्लिशिंग के लिए अप टू 1 ईयर, 1 साल तक के लिए। अगर आपका प्लेगरिज्म 40 से लेकर 60% आता है, आपकी थीसिस विड्रॉल की जाएगी, आपको बैन कर दिया जाएगा रीसबमिशन के लिए, पब्लिशिंग के लिए 2 सालों तक के लिए, 1 से 2 सालों तक के लिए। ध्यान रखना, साइड नंबर्स क्वेश्चन आता है। अगर प्लेगरिज्म 60% से भी ज्यादा है, बेटा फिर तो गए, फिर तो काम तमाम, फिर फांसी लगाएंगे तुम्हें। ध्यान रखना। विड्रॉल ऑफ थीसिस, रजिस्ट्रेशन, कैंसिलेशन, अगर डिग्री मिल चुकी तो डिग्री को भी हेल्ड कर दिया जाएगा, वापस ले लिया जाएगा, कैंसिल कर दिया जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। यूज ऑफ एआई टूल्स। अभी देखो यहाँ पर मैं शॉर्टकट ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, एआई टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, अलाउड है। किसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं भाई? आइडिया जनरेशन के लिए। वन सेकेंड, एआई टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं किसके लिए? ग्रामर करेक्शन के लिए। आइडिया ग्रामर करेक्शन समझ गए ना? जैसे मैं रिसर्चर हूँ, जैसे पर्सनली मैं अपने बारे में एक बात बताता हूँ। जैसे जैसे कि मैंने अपनी स्टार्टिंग की वीडियोस बताया था, मेरा हिंदी मीडियम बैकग्राउंड रहा है प्रॉपर दिल्ली गवर्नमेंट का। मैंने इंग्लिश सब्जेक्ट ही पहली बार 4th क्लास में पढ़ा था, सन 2000 की बात है। उस टाइम न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी, एनईपी आया था 2000 में, मैं 4th क्लास में था उस टाइम पे। तो हमें पहली बार इंग्लिश नाम का सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करवाया गया, जिसमें ये कंपलसरी किया गया कि इंग्लिश सबके लिए कंपलसरी होगी और आपका साथ में एक जो आपकी नॉर्मल जो नेटिव लैंग्वेज है वो रहेगी। तो मैंने इंग्लिश सब्जेक्ट ही 4th क्लास में पहली बार देखा था। मैंने 4th क्लास में ABCD सीखी थी प्रॉपर, ठीक है। तो अब मेरे वाले केस में क्या है कि देखो मेरा इंग्लिश का बैकग्राउंड उतना स्ट्रांग नहीं है, बोलनी तो देखो मैंने सीख ली बाय पासिंग ऑफ टाइम, लेकिन मेरी अभी भी स्पेलिंग मिस्टेक्स हो जाती है। तो मेरी स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है या थोड़ी मोटी ग्रामर मिस्टेक्स हो रही है, आर्टिकल की मिस्टेक हो रही है, ए एंदा कहा लगाते हैं उसको थोड़ी मोटी मिस्टेक हो रही है, तो उसके लिए मैं जो है ग्रामर करेक्शन का टूल का इस्तेमाल कर सकता हूँ, एआई टूल का। जैसे आपने सुना होगा ग्रामरली होता है, सुना होगा आपने, ग्रामरली करके है, और उसमें जो है वो वो अब कहते हैं कि इसको अपने उसमें ब्राउजर में ऐड कर लो, जो भी कुछ लिखोगे तो ग्रामेटिकल एरर होगा उसको सही कर देगा, ठीक है। तो उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आइडिया जनरेशन, कुछ नया क्रिएटिव पूछ रहे हैं उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लिटरेचर सर्च के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं कि इस चीज पे कितने लोगों ने काम किया हुआ है, ठीक है। लेकिन सारा पेपर उससे लिखवा लोगे वो अलाउ नहीं है। क्या अलाउ नहीं है? सारा पेपर ही उससे लिखवा लोगे वो अलाउ नहीं है, ठीक है। नॉट अलाउड क्या क्या? फुल पेपर लिखवाना अलाउ नहीं है, फैब्रिकेशन अलाउ नहीं है, पासिंग एआई आउटपुट एज योर ओन थिंकिंग, एआई ने जो आउटपुट दिया आपने खुद का थिंकिंग बता दिया, ये अलाउ नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा हो गया अब ये यहाँ, अच्छा यहाँ से ना ये नया टॉपिक है, ये जो है एथिक्स का पार्ट नहीं है, ये मैंने एक और टॉपिक अपनी इसी वाली क्लास में ऐड करने की सोची, वो टॉपिक है, तो उसकी बात करते हैं, ठीक है। देखो अब बात करते हैं, ये कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं कि भाई कौन कौन से डेटा एनालिसिस के सॉफ्टवेयर है जो यूज किए जाते हैं रिसर्च के दौरान।
कुछ क्वांटिटेटिव सॉफ्टवेयर होते हैं, क्वांटिटेटिव रिसर्च याद है ना, जो नंबर्स में होती है, नंबर्स में डेटा कलेक्ट होता है। एक क्वालिटेटिव रिसर्च होती है जिसमें नॉन न्यूमेरिक डेटा होता है, टेक्सचुअल डेटा होता है, ठीक है। तो क्वांटिटेटिव रिसर्च के लिए एसपीएसएस यूज होता है, एक्सेल यूज होता है, आर यूज होता है, स्टेटा यूज होता है, पीएलएस एसईएम यूज होता है। ये बहुत कॉमन सॉफ्टवेयर जो इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। और क्वालिटेटिव रिसर्च के लिए एनवीवो होता है, एटलस, एटलस एआई है, एटलस, एटलस, एटलस टीआई है, सही लिखा है, एटलस टीआई, ठीक है। तो ये सारे सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर में, ठीक है। यहाँ बस आपसे नाम पूछेंगे कि ऐसे ऑप्शंस में आ जाएगा कि कौन कौन से सॉफ्टवेयर रिसर्च में इस्तेमाल होते हैं कि नहीं होते, इस तरीके से। इन सॉफ्टवेयर्स के अंदर क्या होता है वो आपको जब पीएचडी शुरू करोगे तभी आपको पता लगेगा, ओके। आगे आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। रेफरेंस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, अब ये क्या होता है, सिंपल सी बात है यार, आपकी लाइब्रेरी होती है, लाइब्रेरी एक डायरी होती है ना, ये ऑनलाइन डायरी है। जोटेरो में क्या है, मेंडले में क्या है, एंड नोट में क्या है, क्या करते हैं, सिंपल सी बात है, एक सॉफ्टवेयर है, उसमें आप क्या करो, अपने सारे रिसर्च पेपर्स को ऐड कर लो, आपकी लाइब्रेरी बनके तैयार होगी। जैसे मेरा टॉपिक है इलेक्ट्रिक व्हीकल अडॉप्शन, अब मैंने एक पेपर डाउनलोड किया, मैंने उस पर क्लिक किया, वो पेपर यहाँ पे मेरे सामने खुल करके आ गया, ये सारा पेपर है। अब पुराने जमाने में लोग क्या करते थे, पेपर का फिजिकल फॉर्म निकालते थे और उस पर लाइन लगाते थे या हाईलाइटर से हाईलाइट करते थे। अब यही काम आप डिजिटली कर सकते हो, इससे हाईलाइट को जितनी आप हाईलाइट करोगे ना, इस पेपर का नाम प्रॉपर साइटेशन के साथ में, नंबर्स के साथ में आ जाएगा, और आप उसको, आप यहाँ पर साइड में हो गया, आप इसे कॉपी कर करके अपने ओरिजिनल पेपर के अंदर पेस्ट कर सकते हो, ठीक है। इसे कहते हैं साइटेशन टूल। ये जोटेरो का भी होता है, मेंडले का होता है। जोटेरो फ्री है, मेंडले में थोड़ा चार्ज होता है, एंड नोट थोड़ा चार्जेबल है। जोटेरो फ्री है लेकिन कुछ लिमिट तक, मेरे ख्याल से अराउंड 1 GB का स्पेस में फ्री होता है। मैंने खुद जोटेरो ही इस्तेमाल किया अपनी खुद की थीसिस के लिए, ओके। इसे कहते हैं रेफरेंस मैनेजमेंट टूल। नाम पूछा जाएगा, बस ये ध्यान रखना, ठीक है। पब्लिकेशन एथिक्स, ठीक है। पब्लिकेशन एथिक्स क्या होते हैं भाई, फेयर ऑथरशिप होनी चाहिए, नो डुप्लीकेट पब्लिकेशन होनी चाहिए, नो सलामी स्लाइसिंग। अरे सलामी स्लाइसिंग सुनो, ये बहुत बढ़िया है। चिकन सलामी सुना है आप लोगों ने, अगर नॉनवेज खाते तो सुना होगा आपने, सलामी, चिकन सलामी क्या होता है, एक चिकन का पीस, चिकन का ना एक कबाब जैसा बनाते हैं, और एक ही कबाब के कई सारे स्लाइस कट कर देते हैं, एक ही कबाब के बहुत सारे स्लाइस कट कर देते हैं और उसको बर्गर में डाल करके और सैंडविच वगैरह डाल करके इस्तेमाल करते हैं। तो सलामी स्लाइसिंग का काम यहाँ पर क्या है, आपने एक डेटा कलेक्ट किया, ध्यान सुनना, आपने डेटा कलेक्ट किया कि इलेक्ट्रिक व्हीकल लोग अडॉप्ट क्यों नहीं कर रहे हैं, और आपने डेटा कलेक्ट किया फॉर एग्जांपल दिल्ली से, यूपी से एंड हरियाणा से, और उसका जो रिजल्ट आया आपने वो पब्लिश करवा दिया कि लोगों में अवेयरनेस की कमी है। फिर आपने कहा दोबारा डेटा कौन कलेक्ट करने जाएगा, एक काम करते हैं, इसी पे एक और पेपर लिखते हैं। आपने दिल्ली के डेटा को यूपी के डेटा को आपस में कंपेयर करके एक पेपर लिख दिया, चलो ये भी एक्सेप्टेबल है। फिर आपने क्या किया, दिल्ली के डेटा को और हरियाणा के डेटा को कंपेयर करके एक और पेपर लिख दिया। फिर आपने क्या किया, यूपी के पेपर को, यूपी के डेटा को और हरियाणा के डेटा को आपस में कंपेयर करके एक और पेपर लिख दिया। देखो यहाँ पर आपने 1 2 3 4 पेपर लिख दिए, लेकिन जनरली यहाँ पे 2 पेपर अलाउ थे। एक तो आपने जो डेटा कलेक्ट किया उसका पेपर, और दूसरा पेपर आपस में आप इन तीनों स्टेट को कंपेयर करके एक पेपर लिख सकते थे। तो 2 पेपर एक्सेप्टेबल है, लेकिन आपने शानापंथी क्या करी, चालूपंथी क्या करी, आपने पहले दिल्ली यूपी को आपस में कंपेयर किया, एक और पेपर लिख दिया, तीसरा पेपर। फिर आपने यूपी को हरियाणा को आपस में कंपेयर किया, एक और पेपर लिख दिया, चौथा पेपर। तो यहाँ पे तीसरा और चौथा जो है ये कहलाएगा सलामी स्लाइसिंग। क्या कहलाएगा, सलामी स्लाइसिंग, यानी एक ही डेटा से कई सारे पेपर लिखने की कोशिश करना, दैट इज कॉल्ड सलामी स्लाइसिंग। अवॉइड प्रेडेटोरी जर्नल्स। अब ये प्रेडेटोरी जर्नल्स क्या होते हैं, ये वो जर्नल होते हैं जो ग्रे जर्नल्स भी कहलाते हैं। कौन से, ग्रे मार्केट सुना होगा आप लोगों ने, इलीगल मार्केट होती है। तो ये क्या करते हैं, ये ऑथर से ना बहुत हाई फीस की डिमांड करते हैं। जैसे मुझे अच्छी तरीके से याद है, एक इनटेक ओपन कम करके कंपनी है, इनटेक ओपन सोर्स एक जर्नल है, इन्होंने कांटेक्ट किया मेरी गाइड से और बोला कि भाई एक लेसन लिखना है, पेपर लिखना है एक बुक के ऊपर में, स्कूल लीडरशिप के ऊपर में। तो मैंने, मेरी गाइड ने मिलकर पेपर लिखा। अब पेपर लिखने के बाद में क्या हुआ कि मैंने पेपर कह रहा हूँ, मैंने लेसन लिख दिया। जब लेसन पब्लिशिंग की बात आई तो उसने बताया कि ना 600 यूरो की फीस है, 600 यूरो, तो कैसा साइन होता है उसका, लगभग 100 रुपए से मल्टीप्लाई कर लो, हालांकि 120 के आसपास है, लगभग 60,000 रुपए का अमाउंट इन्होंने डिमांड किया उसको पब्लिश करने का। मेरा बिल्कुल माथा ही घूम गया, दिमाग खराब हो गया, क्योंकि मैंने उसके लिए मेहनत बहुत करी थी 3-4 महीने, और इतनी मेहनत करके लेसन लिखो फिर उसके लिए कोई पैसे मांगे, बताओ ऐसे थोड़ी है। हालांकि मैं ये इंटेक ओपन को मैं गलत नहीं कह रहा हूँ,
क्या पता अपनी जगह सही कंपनी होगी, लेकिन उन्होंने पैसे की डिमांड करी। तो जो भी जर्नल पैसे की डिमांड करता है, बहुत हाई फीस डिमांड करता है, बहुत हाई, देखो 1000-2000 समझ में आता है, बहुत हाई फीस डिमांड करेगा, वो प्रेडिटोरी जर्नल्स होते हैं, उनमें पब्लिशिंग नहीं करनी है, उनमें रिसर्च पेपर पब्लिश नहीं करना है। ओके, अगली बात क्या है, इन्फॉर्म कंसेंट। जिसका डेटा कलेक्ट करे उसको इन्फॉर्म करो, भैया आपसे डेटा कलेक्ट करे रिसर्च के लिए, उनसे पूछ के उनका कंसेंट लो, उनसे मंजूरी लो, परमिशन लो। डिस्क्लोज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, अगर कुछ भी ऐसा होगा तो क्या किया जाएगा। ट्रांसपेरेंट मेथड होना चाहिए और डेटा सफिशिएंट अवेलेबल होना चाहिए। इसका एग्जांपल क्या है, पब्लिशिंग सेम पेपर इन 2 जर्नल्स अनएथिकल। आपने एक ही पेपर 2 अलग अलग रिसर्च जर्नल में पब्लिश करवा लिया, ये भी गलत है, ये अनएथिकल है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ में। नेक्स्ट वन फाइनल रिवीजन वाली स्लाइड है हमारी, इसमें क्या बोला गया है, एथिक्स, मोरल इश्यूज, इंटेग्रिटी, ऑनेस्ट बिहेवियर, प्लेगियरिज्म, एकेडमिक थेफ्ट, चोरी नहीं करनी है, मिसकंडक्ट, फॉल्सिफिकेशन, फैब्रिकेशन नहीं करना है क्योंकि प्लेगियरिज्म होगा, ठीक है। और प्लेगियरिज्म का लेवल चेक किया जाएगा, डिटेक्शन होगा और उससे थ्रेशोल्ड लेवल चेक किया जाएगा। 10% है, 0 से लेकर 10% है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 10 से लेकर के कितना है, 20% है, अप टू 20% है, पनिशमेंट है। 20 से 40 में दिक्कत है और 40 से 60 में तो बहुत ज्यादा, 60% से ज्यादा में तो बहुत ज्यादा दिक्कत है, आपका एडमिशन ही कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं सॉफ्टवेयर टूल्स जो है, जो शॉर्टकट के लिए इस्तेमाल करने हैं, प्रॉपर पेपर लिखने के लिए इस्तेमाल नहीं करने हैं। तो आई होप कि बस इतना ही होगा, बाकी कुछ और है तो नहीं, एक बार चेक कर लेते हैं। ओके, सो दैट्स इट। सो यहाँ तक अगर बने रहे हैं तो बहुत बहुत थैंक यू उसके लिए, सपोर्ट करने के लिए, वीडियो देखने के लिए। और कुछ भी फीडबैक हो अपनी साइड से बताइएगा मेरे को, कुछ एडिटिंग में कमी होगी बताइएगा मेरे को, सपोर्ट करना आपको, ठीक है। ओके, सो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। बाय बाय, सी यू, हैव अ नाइस डे।